गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पॉलीमर। एक छोटा चैप्टर जो कमजोर स्टूडेंट को बोर्ड पास करने में मदद भी करता है, क्योंकि इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो बच्चे खूब आसानी से अचीव कर लेते हैं कम मेहनत में। खैर, सबसे पहले तो ये जाने कि पॉलीमर का मतलब क्या होता है। पॉलीमर का मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब ही है बड़ा, अमर का मतलब मॉलिक्यूल। ऐसे तो पॉली का मतलब ज्यादा होता है, जिसका नंबर जो नंबर में ज्यादा हो। तो अगर कोई भी चीज का नंबर अगर बढ़ते चला जाएगा तो बड़ा तो हो ही जाएगा। तो केमिस्ट्री में आपको पॉलीमर का मतलब समझना है बड़ा मॉलिक्यूल। अब कोई बोले कितना बड़ा, तो इतना बड़ा कि फॉर्मूला मास कम से कम 10 का पावर 3 U या अधिक से अधिक 10 का पावर 7 U के बीच में हो। मतलब जो फॉर्मूला मास है वो 10 टू द पावर 3 U से 10 टू द पावर 7 U के बीच में होना चाहिए, उतना बड़ा मॉलिक्यूल। ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है ये बनता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से, और उस छोटे मॉलिक्यूल को हम लोग मोनोमर कहते हैं। लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर। पहले बताएं कि पॉलीमर क्या है, तो बड़ा मॉलिक्यूल है। कितना बड़ा मॉलिक्यूल, तो मास कम से कम 10 टू द पावर 3 U होना चाहिए और अधिक से अधिक 10 टू द पावर 7 U होना चाहिए। ये बड़ा मॉलिक्यूल जिस छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बनेगा उस छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर कहेंगे। अगर बहुत सारा छोटा मॉलिक्यूल मिलके अगर बड़ा मॉलिक्यूल अगर बना दे तो ये प्रोसेस को हम लोग पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन कहेंगे। पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। कोई पूछे पॉलीमेराइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ मोनोमर इनटू पॉलीमर। वो प्रोसेस जिसमें छोटा छोटा मॉलिक्यूल मोनोमर मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है पॉलीमर, उस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। लिख रहे हैं ये डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, ब्रैकेट में लिखेंगे मोनोमर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल मोनोमर इनटू पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन। अभी इस चैप्टर का पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिए कि पॉलीमर का मतलब हुआ बड़ा मॉलिक्यूल। कितना बड़ा मॉलिक्यूल, तो जिसका मास 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 7 U के बीच में हो। ये बड़ा मॉलिक्यूल जिस छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बनेगा उसको मोनोमर कहेंगे। मोनोमर अगर बहुत सारा अगर आपस में मिले और पॉलीमर बना दे तो इस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहेंगे। अब हम लोगों को पॉलीमर का टाइप्स पढ़ना है। तो पॉलीमर का टाइप्स बहुत सारे बेसिस पे आपको पढ़ाया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ मोनोमर। और जो मेन टाइप है वो पढ़ाया जाएगा कि ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि पॉलीमर बना कैसे, मोनोमर पॉलीमर बना कैसे, एडिशन रिएक्शन से कि कंडेंसेशन रिएक्शन से। ये मेन टाइप है। तो सबसे पहले हम लोग मेन टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ज्यादा समय लगेगा, फिर उसके बाद बाकी का टाइप पढ़ेंगे। तो पहला आपको टाइप पढ़ाने जा रहे हैं पॉलीमर का, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कि पॉलीमराइजेशन हुआ कैसे। इस बेसिस पे पॉलीमर 2 प्रकार का होता है।
एक होता है एडिशन पॉलीमर, वो पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन से बने। एडिशन रिएक्शन होता है कि एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस मिला और मिलने के बाद एक सब्सटेंस बन गया, ये दो सब्सटेंस मिला मिलके एक सब्सटेंस बन गया, वो हुआ एडिशन रिएक्शन। तो वो पॉलीमर जो एडिशन रिएक्शन से बने उसको बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, इसमें भी दो मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन इसमें वाटर बाहर निकलेगा विथ लिबरेशन ऑफ वाटर, तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन से जो पॉलीमर बनेगा कंडेंसेशन पॉलीमर, और जो एडिशन रिएक्शन से पॉलीमर बनेगा वो एडिशन पॉलीमर। तो पहले हम लोग एडिशन पॉलीमर पढ़ेंगे, फिर कंडेंसेशन पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अब कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा एडिशन पॉलीमर। पहले तो एडिशन पॉलीमर का डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय addition reaction, when polymer is formed by addition reaction, then the polymer is called addition polymer. When polymer is formed by addition reaction, then the polymer is called addition polymer. इसमें सबसे पहला आप एग्जाम्पल देंगे पॉलीइथीन। सबसे पहला एडिशन पॉलीमर आपको बताने जा रहे हैं पॉलीइथीन। एग्जाम में पूछेगा कि पॉलीइथीन का मोनोमर बताइए, कि पॉलीइथीन का मोनोमर क्या है। तो इसका मोनोमर हुआ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन। कि अगर बहुत सारा इथीन, सुन लीजिए, बहुत सारा इथीन अगर मिलेगा एडिशन रिएक्शन से तो पॉलीइथीन बनेगा। ये पॉलीइथीन का स्ट्रक्चर हो गया। पॉलीइथीन लिखना है तो ऐसे, इथीन लिखना है तो ऐसे। बोले कि इथीन अगर बहुत सारा अगर मिलेगा तो पॉलीइथीन बनेगा। एग्जाम में आएगा सीधे कि राइट मोनोमर्स ऑफ पॉलीइथीन, तो इसका मोनोमर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपको यह बता दें कि ये बहुत सारा अगर मिलेगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन, एक दो एक्सप्लेनेशन अगर आप अच्छे से देखिएगा तो फिर आपको एकदम बच्चा का खेल लगने लगेगा। ये एकदम आसान, एकदम आसान है। क्या कि बहुत सारे इथीन को जोड़ना है, तो डॉट 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 पहले बना दिए कि बहुत सारा इथीन है। ये हुआ इथीन, ये हुआ इथीन, ये हुआ इथीन। इस तरीके से बहुत सारा इथीन है जिसको आपस में जोड़ना है। फिर क्या करेंगे, जोड़ने के लिए पहले ये जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को खत्म करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। होमोलाइटिक फिजन से ये बॉन्ड को तोड़ेंगे। ये जो एक बॉन्ड है, ये इस बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों कार्बन पे। मतलब होमोलाइटिक फिजन से इसको तोड़ते चले जाएंगे। क्या होगा कि जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बन गया, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो बॉन्ड को तोड़ दिए। एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। इसके बाद फिर ये जो CH2 है, फिर ये बॉन्ड को तोड़ दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। फिर ये जो बॉन्ड है CH2 ये तोड़ दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। डॉट 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 कहने का मतलब कि ऐसा ऐसा भी और भी है बहुत सारा, ऐसा ऐसा भी और भी है बहुत सारा। इथीन को दूसरे इथीन से हम लोग को जोड़ना है। तो जब इस इथीन को इस इथीन से जोड़ना है
तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ जुड़ गया। अब अगर इसको इसके साथ जोड़ना है तो इसका इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ के बॉन्ड बना लिया, तो ये इसके साथ जुड़ गया। अब इसको अगर बगल वाले से जुड़ना है तो इससे जुड़ेगा, और इसको अगर इधर बगल वाले से जोड़ना है तो इससे जुड़ेगा। तो आप लिख क्या सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड। अब उसके बाद आप देखिएगा कि फिर दूसरा इथीन आप लिखने लग गए, मतलब एक मॉलिक्यूल तो आप लिख दिए, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड। अब फिर आप दूसरा मॉलिक्यूल लिखने लग गए। मतलब ऐसा ऐसा बहुत बार आपको लिखना होगा। मतलब जितना आप ये लीजिएगा मॉलिक्यूल, उतने ही दफा आपको ये बार बार ये रिपीट करेगा। तो ये हो गया पॉलीइथीन। ये लिखे इथीन और ये लिखे पॉलीइथीन। तो ये एक आपको एडिशन पॉलीमर अभी बताए, पॉलीइथीन। अब दूसरा पॉलीमर बताने जा रहे हैं, वो है टेफ्लॉन। पॉलीइथीन के बाद अब दूसरा लिखेंगे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में सबसे पहले मोनोमर। टेफ्लॉन का मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। टेफ्लॉन का मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2, जिसका पूरा नाम हो गया टेट्रा फ्लोरो इथीन। टेफ्लॉन का मोनोमर है CF2 डबल बॉन्ड CF2, जिसका नाम हो गया टेट्रा फ्लोरो इथीन। कि अगर बहुत सारा ये टेट्रा फ्लोरो इथीन अगर आपस में कंबाइन करेगा, जो कि आपका मोनोमर है, तो बनेगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 होल N। इसी को बोलेंगे टेफ्लॉन। अब ये कैसे बन गया, तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाला भी दिखाए हैं, वैसे ही H के जगह पे केवल F लिख के आपको ऐसे दिखा देना है, उसी तरीके से बनाना है। ये आपका दूसरा मोनोमर है, मतलब दूसरा पॉलीमर है। पहला पॉलीमर है एडिशन पॉलीमर पॉलीइथीन, दूसरा आपका एडिशन पॉलीमर है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज कहां होता है, तो जो नॉनस्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स होता है, नॉनस्टिक कढ़ाई, नॉनस्टिक तवा, तो उसके ऊपर इसको कोट किया जाता है। नॉनस्टिक कुकवेयर जो भी होता है उसके ऊपर कोटिंग का काम करता है टेफ्लॉन। इट इज यूज्ड टू कोट, या इट इज यूज्ड फॉर कोटिंग कुकिंग यूटेंसिल्स बगल में लिख दे रहे हैं नॉनस्टिक कुकवेयर। नॉनस्टिक कुकवेयर में जो कोटिंग चढ़ता है वो इसी का चढ़ता है, टेफ्लॉन का चढ़ता है। अब तीसरा जो आपको पॉलीमर बताने जा रहे हैं वो है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पहला बताएं आपको पॉलीइथीन, दूसरा बताएं टेफ्लॉन, तीसरा बताने जा रहे हैं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। इसका मोनोमर है, देखिए अभी जो भी आपको पॉलीमर बताएं दो, तीसरा जो बता रहे हैं, सब में एक ही मोनोमर है। इसमें केवल है टेट्राफ्लोरोइथीन, इसके पहले वाले में था केवल इथीन, इसमें भी केवल एक मोनोमर है। तो ऐसा कोई भी पॉलीमर जो केवल एक प्रकार के मोनोमर के मिलने से बनता है, इसको हम लोग होमोपॉलीमर कहते हैं। ऐसा भी हम लोग पॉलीमर आगे पढ़ेंगे जिसमें एक से ज्यादा प्रकार का मोनोमर होगा।
तो वहां लिखेंगे मोनोमर्स, मतलब एक से ज्यादा मोनोमर है। तो ऐसे पॉलीमर को बोलेंगे कोपॉलीमर, जिसमें एक से ज्यादा प्रकार का मोनोमर होगा। और जिसमें केवल एक प्रकार का मोनोमर है तो ये एक प्रकार का होमोपॉलीमर है। ये कैसा एडिशन पॉलीमर है? तो होमोपॉलीमर। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का जो मोनोमर है वो ये है, इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इस कंपाउंड को एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। देखिए, जब बहुत सारा एक्राइलोनाइट्राइल आपस में कंबाइन करेगा, जब बहुत सारा एक्राइलोनाइट्राइल आपस में कंबाइन करेगा तो बनेगा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये हुआ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये स्ट्रक्चर कैसे लिखें, एक्सप्लेनेशन दिखा दे रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। पहले बोले कि बहुत सारे इसको जोड़ना है तो डॉट 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 बना दिए। CH2 डबल बॉन्ड CHCN प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHCN प्लस CH2 डबल बॉन्ड CHCN प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसा ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने जा रहे हैं। जुड़ेगा तभी जब डबल बॉन्ड हो। जब तक मल्टीपल बॉन्ड किसी मोनोमर में नहीं है तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं शो कर सकता। ये मेन क्राइटेरिया है। कोई पूछ देगा कि कोई भी जो मोनोमर है वो एडिशन पॉलीमर कब बनाएगा, उसमें क्या होना चाहिए? तो एडिशन पॉलीमर वो तभी बना सकता है जब उसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। बिना मल्टीपल बॉन्ड के एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। करना क्या है कि ये मल्टीपल बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ना है, होमोलाइटिक फिजन से, मतलब दोनों कार्बन में बराबर बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन को पहले ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या लिखेंगे? डॉट 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 CH2 सिंगल बॉन्ड CHCN। जब ये बॉन्ड को तोड़ दिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। CH2 सिंगल बॉन्ड CHCN। जब ये बॉन्ड को तोड़ दिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। CH2 सिंगल बॉन्ड CHCN। जब ये बॉन्ड को तोड़ दिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब अगर इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के साथ जोड़ना है तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लिया। जब इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल के साथ जोड़ना है तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना लिया। इस मॉलिक्यूल को बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ जोड़ना है तो ये इलेक्ट्रॉन और बगल वाले का इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएगा। इस मॉलिक्यूल को अगर अपने बगल वाले मॉलिक्यूल से जोड़ना है तो इसी की मदद से जुड़ेगा। तो जब आप आपस में इसको इस तरीके से जोड़ते जाएंगे, फिर जब फाइनल स्ट्रक्चर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CN और फिर ये सिंगल बॉन्ड। अब अगर फिर कुछ लिखते हैं तो फिर यही मॉलिक्यूल को फिर रिपीट कर रहे हैं आप, तो इसको ब्रैकेट में घेर के ऐसे N लिख देंगे। तो ये बहुत सारा जब एक्राइलोनाइट्राइल जुड़ रहा है तब ऐसा बन रहा है। इसी को बोलेंगे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल यहां पर लिख दे रहे हैं कि इट इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ उल। ऊन का ये सब्स्टिट्यूट है। अब इसके बाद जो अगला एडिशन पॉलीमर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचुरल रबर। चौथा नंबर एग्जाम्पल। सारा एग्जाम्पल याद रखना है। पहला बताएं पॉलीइथीन, दूसरा बताएं टेफ्लॉन, तीसरा बताएं पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, चौथा बताने जा रहे हैं नेचुरल रबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेचुरल रबर, नेचुरल रबर कई दफा एग्जाम में आता है कि राइट मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, कि नेचुरल रबर का मोनोमर का नाम क्या है। तो इसके मोनोमर को हम लोग कहते हैं आइसोप्रीन। नेचुरल रबर के मोनोमर का नाम है आइसोप्रीन। देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही है आइसोप्रीन। अगर इसका नाम लिखें IUPAC नेम, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, ये ब्रांच हो गया। इधर से नंबरिंग करेंगे, ब्रांच नजदीक है और डबल बॉन्ड भी नजदीक है, तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाइईन। अगर 1,3 को बीच में लिखते, अगर 1,3 को बीच में लिखते तो लिखते 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो लिखते ब्यूट, 1,3 बीच में लिखते तो लिखते डाइईन। लेकिन अगर ये 1,3 अगर कोई पहले लिख देगा तो यहां पर ब्यूट के बाद ए लगेगा, ब्यूटाडाइईन। तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन, ये आइसोप्रीन भी इसको कहते हैं। ये नेचुरल रबर का मोनोमर है। अगर बहुत सारा ये आपस में मिलेगा, ये अगर बहुत सारा आपस में मिलेगा, आइसोप्रीन अगर बहुत सारा आपस में मिलेगा तो नेचुरल रबर बनेगा CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। ये कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर भी हम आपको समझा देते हैं। एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले तो इसको लिख दिए, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें जोड़ रहे हैं ऐसा ही CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट। बोले कि अगर कभी भी एडिशन रिएक्शन शो करना है तो मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है, बिना मल्टीपल बॉन्ड के एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। जहां भी मल्टीपल बॉन्ड देखिए, पहले इसको होमोलाइटिक फिजन से ऐसे तोड़ दीजिए, होमोलाइटिक फिजन से ऐसे तोड़ दीजिए। यहां देखिए होमोलाइटिक फिजन से ऐसे तोड़ दे रहे हैं, होमोलाइटिक फिजन से इस तरीके से ऐसे तोड़ दे रहे हैं। जैसे ही होमोलाइटिक फिजन से तोड़ेंगे, ये डबल बॉन्ड जैसे ही यहां खत्म होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। फिर यहां जब डबल बॉन्ड खत्म होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। इसका ये डबल बॉन्ड खत्म कर दिए, इसका भी डबल बॉन्ड खत्म कर दिया। अब अगला मॉलिक्यूल फिर लिख रहे हैं, डबल बॉन्ड खत्म किए तो इलेक्ट्रॉन यहां यहां, फिर देखिए डबल बॉन्ड खत्म किए, इलेक्ट्रॉन यहां यहां। अब देखिए अगर इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से जोड़ना है, दोनों मॉलिक्यूल को अगर जोड़ना है तो ये इलेक्ट्रॉन मिलके दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गया। इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला, ये मिलके दोनों मॉलिक्यूल जुड़ गया। अगर इसको बगल वाले के मॉलिक्यूल से जोड़ना है तो इसका लास्ट वाला अब बगल वाले का फर्स्ट वाला। अगर इसको अगर इधर वाले से जोड़ना है तो इसका फर्स्ट वाला और इधर का लास्ट वाला आपस में जुड़ेगा। अब क्या होगा कि जब आपको अगर इसको फ्रेश फिर लिखना होगा तो बनाएंगे ऐसे सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 CH। अब आप देख रहे हैं कि यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी और यहां भी, तो ये मिलकर डबल बॉन्ड बना देगा। सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है। अब इसके बाद आप कुछ भी लिखते हैं तो अगले मॉलिक्यूल को आप फिर लिख रहे हैं। इसका मतलब कि ऐसा ही ऐसा बार बार रिपीट करेगा। तो ये नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर हुआ, जो कि ऊपर में भी हम बनाए हुए हैं।
ये वाला, ये नेचुरल रबर है। तो ये हम लोग चौथा नंबर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं एडिशन पॉलीमर का। एक एग्जाम्पल पढ़े सबसे पहले पॉलीइथीन, दूसरा पढ़े टेफ्लॉन, तीसरा पढ़े पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और चौथा पढ़ रहे हैं नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या बताएं तो आइसोप्रीन। ये आइसोप्रीन है और बहुत सारा आइसोप्रीन मिला तो ये नेचुरल रबर बना। अब जानेंगे कि जो नेचुरल रबर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो नेचुरल रबर बहुत सॉफ्ट होता है। लिखेंगे इसी में चौथा ही नंबर वाले पॉलीमर में एग्जाम्पल में कि नेचुरल रबर is very soft. Natural rubber is very soft and of low strength. बोले कि जो नेचुरल रबर है वो बहुत सॉफ्ट है और बहुत लो स्ट्रेंथ का होता है, मतलब आप इसको खींचिएगा तो टूट जाएगा। सॉफ्ट भी है और उसका स्ट्रेंथ भी कम है। तो लिख रहे हैं टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ it is heated with 5% सल्फर। अगर इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना हो तो उसमें 5% सल्फर डाल के उसको हम लोग गर्म करते हैं। दिस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसी को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। बोले कि जो नेचुरल रबर है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसका स्ट्रेंथ भी बहुत कम होता है। अगर उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना हो तो उसमें 5% सल्फर डाल के उसको हम लोग गर्म करते हैं। ये प्रोसेस वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहलाता है। जब वल्कनाइजेशन आप कर दीजिएगा, नेचुरल रबर का अगर आप वल्कनाइजेशन कर दीजिएगा तो उसके बाद क्रॉस लिंक बन जाता है, जिस कारण से स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। लिख रहे हैं आफ्टर वल्कनाइजेशन क्रॉस लिंक इज फॉर्म्ड। आफ्टर वल्कनाइजेशन क्रॉस लिंक इज फॉर्म्ड ड्यू टू विच स्ट्रेंथ ऑफ रबर इंक्रीजेज। कहने का मेरा मतलब है कि अभी आप ये देखे हैं कि नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर होता है CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर होता है। बोले कि इसका स्ट्रेंथ कम है, कमजोर है। नेचुरल रबर जो है ये CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 इसका स्ट्रेंथ कम है। अगर आप इसको हीट कर दीजिएगा 5% सल्फर डाल के तो होगा क्या कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड है वो मल्टीपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यहां ये जो मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा था डबल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और उसी के मदद से ऐसे सल्फर जुड़ जाएगा। तो ये जो एक चेन है, ये जो दूसरा चेन है वो आपस में लिंक बना लिया, क्रॉस लिंकिंग हो गया। इसी को बोलते हैं क्रॉस लिंक। अब जैसे ही ये क्रॉस लिंक बनेगा तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसको बोलेंगे वल्कनाइज्ड रबर। ये है वल्कनाइज्ड रबर का स्ट्रक्चर और ये है नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर। तो बोले कि नेचुरल
नेचुरल रबर जो है उसका स्ट्रेंथ कम है, अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना हो तो उसमें 5% सल्फर डाल के गर्म करना होता है, और इसी प्रोसेस को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। रबर वल्कनाइज्ड हो जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें 5वां नंबर एग्जाम्पल। पांचवा नंबर एग्जाम्पल जिसका नाम है पीवीसी। पीवीसी, ये सब जो भी अभी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं ये सब एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। इसका पूरा नाम हुआ पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड सबसे पहले मोनोमर, इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। पीवीसी का मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर होता है CH2CHCl, यह हुआ विनाइल क्लोराइड। अगर बहुत सारा विनाइल क्लोराइड आपस में अगर मिले, बोले कि अगर बहुत सारा विनाइल क्लोराइड अगर आपस में मिले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाए, यह है पॉलीविनाइल क्लोराइड। बोले कि अगर बहुत सारा विनाइल क्लोराइड अगर आपस में मिलेगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। जैसे बहुत सारे एक्राइलोनाइट्राइल को मिला के पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनाते थे, ठीक वही प्रकार से इसका भी एक्सप्लेनेशन लिखा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन अगर करना है तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ना होगा। बोले कि जुड़ेगा तभी, मल्टीपल बॉन्ड होगा तब। देख रहे हैं कि इसमें मल्टीपल बॉन्ड है तो हां यहां एडिशन रिएक्शन संभव है। करना क्या होता है कि इसको होमोलाइटिक फिजन से इस तरीके से पहले तोड़ना होता है। जैसे ही आप होमोलाइटिक फिजन से तोड़ेंगे ये सिंगल बॉन्ड में चेंज कर जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ये सिंगल बॉन्ड में चेंज कर जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ये सिंगल बॉन्ड में चेंज कर जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से जुड़ेगा अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन से, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से जुड़ेगा अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन से, ये जुड़ेगा अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन से। तो फाइनल स्ट्रक्चर ये आएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड। अब फिर अगला मॉलिक्यूल रिपीट करेगा, तो यही हो गया पॉलीविनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। इतना पहले आप नोट कर ले। इसके बाद अब हम लोग छठा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, सिंथेटिक रबर। अभी हम लोग 5 एग्जाम्पल पढ़े हैं एडिशन पॉलीमर का। पांचों का एक बार नाम बता दें। सबसे पहला पढ़े पॉलीइथीन, दूसरा पढ़े टेफ्लॉन, तीसरा पढ़े पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, चौथा पढ़े नेचुरल रबर और पांचवा पढ़े पीवीसी। अब छठा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक रबर, मतलब मैन मेड रबर। सिंथेटिक रबर में 2 एग्जाम्पल हम लोग को जानना है। सबसे पहला जो सिंथेटिक रबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नियोप्रीन। सुन लीजिए, पहला जो सिंथेटिक रबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नियोप्रीन। नियोप्रीन में जानेंगे मोनोमर कि किसके मिलने से नियोप्रीन बनेगा। तो नियोप्रीन के मोनोमर का नाम है क्लोरोप्रीन। देखिए नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इसी में मेहनत करना होगा नाम याद करने में। जैसे नेचुरल रबर का एग्जाम्पल आपको बताएं, नेचुरल रबर का
नेचुरल रबर में आपको हम पहले मोनोमर बताए थे कि नेचुरल रबर का मोनोमर है आइसोप्रीन। नेचुरल रबर का नाम नेचुरल ही रबर है, लेकिन सिंथेटिक रबर में एग्जाम्पल है सबसे पहला नियोप्रीन। ये एक सिंथेटिक रबर का नाम हुआ, इसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर ये है CH2 डबल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जिसका अगर आप IUPAC नेम लिखें तो लिख सकते हैं 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइईन। ये क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर हुआ जो कि मोनोमर है नियोप्रीन का। मतलब अगर बहुत सारा क्लोरोप्रीन आपस में अगर कंबाइन करे, बहुत सारा अगर क्लोरोप्रीन आपस में कंबाइन करे तो नियोप्रीन का फॉर्मेशन हो जाए CH2 CCl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। इसका आप एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं जैसे आपको नेचुरल रबर में सिखाए हैं। नेचुरल रबर में केवल यहां Cl के जगह पे CH3 था, तो जिस तरीके से जोड़ के दिखाए हैं उसमें उसी तरीके से यह भी जुटेगा। तो अब टाइम पास नहीं करते हुए सिंथेटिक रबर का दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। सिंथेटिक रबर में 2 एग्जाम्पल हम लोग को जानना है। एक जानना है नियोप्रीन और दूसरा जानना है ब्यूनाइन। ब्यूनाइन ब्यूनाइन भी एक सिंथेटिक रबर है। इसका मोनोमर्स लिखेंगे जी, सही सुने आप, मोनोमर्स। इसका मतलब कि इसमें एक से ज्यादा मोनोमर है। एक है 1,3 ब्यूटाडाइईन, ये हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ 1,3 ब्यूटाडाइईन। और दूसरा है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये वाला एक्राइलोनाइट्राइल। ये दोनों का दोनों मोनोमर है ब्यूनाइन का। तो बोले कि ऐसा कोई भी पॉलीमर जिसमें केवल एक प्रकार का मोनोमर है उसको हम लोग होमोपॉलीमर कहेंगे, और जिसमें एक से ज्यादा प्रकार का मोनोमर है उसको हम लोग कोपॉलीमर कहेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलीमर का टाइप्स, तो ये पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो उसमें आपको बता रहे हैं एडिशन और कंडेंसेशन। फिर उसके बाद आपको बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ पॉलीमर, तब आपको लिखवाएंगे होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। लेकिन यहीं से बताना स्टार्ट कर दिए हैं कि एक प्रकार के मोनोमर के अगर मिलने से पॉलीमर बना है तो होमोपॉलीमर, और एक से ज्यादा प्रकार का अगर मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाया है तो कोपॉलीमर। तो ब्यूनाइन में इसको और इसको दोनों को जोड़ना है। बहुत सारा ये 1,3 ब्यूटाडाइईन और बहुत सारा ये मतलब एक्राइलोनाइट्राइल, बोले कि बहुत सारा ये, अब बहुत सारा ये जब आपस में जुड़ेगा तो बनेगा ब्यूनाइन। ब्यूनाइन का स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं। ब्यूनाइन का स्ट्रक्चर बना दिया जा रहा है। ये ब्यूनाइन का स्ट्रक्चर है। ये कैसे स्ट्रक्चर हम बना दिए, ये CH2 लिखा हुआ है। ये कैसे बना दिए ब्यूनाइन का स्ट्रक्चर, अब इस बात को आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं। बोले कि सिंथेटिक रबर में दो एग्जाम्पल आपको जानना है, और दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है वो है ब्यूनाइन। ब्यूनाइन में दो मोनोमर है, एक है 1,3 ब्यूटाडाइईन और एक है एक्राइलोनाइट्राइल। करना क्या है, एक को मान लेना है A और एक को मान लेना है B। तो जब स्ट्रक्चर बनाना हो तो पहले A लिखेंगे, फिर B लिखेंगे,
फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। इस तरीके से उसको जोड़ते चले जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है कि पहले ए लिखना है, तो लिख दिए 1,3-ब्यूटाडाइईन। फिर बी लिखना है, तो ये लिख दिए एकराइलोनाइट्राइल। फिर ए लिखना है, तो लिख दिए 1,3-ब्यूटाडाइईन। फिर बी लिखना है, तो लिख दिए एकराइलोनाइट्राइल। और इस तरीके से जोड़ते चले जाना है। जुड़ेगा तब जब मल्टीपल बॉन्ड होगा, बार बार बता रहे हैं। एडिशन रिएक्शन कोई तभी शो करेगा जब मल्टीपल बॉन्ड होगा। मल्टीपल बॉन्ड इस तरीके से होमोलाइटिक फिजन से टूटेगा। होमोलाइटिक फिजन मतलब इलेक्ट्रॉन का बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन। होमोलाइटिक फिजन मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐसे बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोले कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। ये मल्टीपल बॉन्ड टूटा तो यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन। ये मल्टीपल बॉन्ड टूटा तो यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन। फिर बोले कि ये मल्टीपल बॉन्ड टूटा तो यहां इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन। फिर यहां देखिए ऐसे मल्टीपल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए मल्टीपल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। फिर देखिए मल्टीपल बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इसको अगर इससे जुड़ना है तो इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाएगा। अगर इसको इससे जोड़ना है तो इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला आपस में जुड़ेगा। इसको इससे जोड़ना है तो इसका लास्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला जुड़ जाएगा। इसको बगल वाले से जोड़ना है तो इसका लास्ट वाला और बगल वाले का फर्स्ट वाला जुड़ेगा। इसको इधर वाले से जोड़ना है तो इसका फर्स्ट वाला, इसका लास्ट वाला आपस में जुड़ेगा। अब कभी भी आपको इन सबों को जोड़ के अगर दिखाना है तो आपको कहां तक लिखना है? तो ए बी ए बी ए बी है तो आपको एक ए और एक बी को लिख के और फिर होल एन कर देना है। तो ए वाला हिस्सा तो ये है, तो लिखेंगे सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH। अब यहां इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड बन गया। फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड, ये ए लिख दिए। अब इसमें लिख रहे हैं बी वाला पोर्शन, CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड और ऊपर में CN। अब अगर लिखेंगे तो फिर ए लिखने लग जाएंगे, तो इसी को ऐसे घेर के N दे दिए और यही है ब्यूना N। दूसरा सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में बोले कि सिंथेटिक रबर दो है, एक है नियोप्रीन और दूसरा है ब्यूना N। ये सिंथेटिक रबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद एडिशन पॉलीमर का अगला और आखिरी एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, वो है ब्यूना S। सिंथेटिक रबर का अगला और आखिरी एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, वो है ब्यूना S। सेलर सिंथेटिक रबर बोल दिए। एडिशन पॉलीमर का आखिरी एग्जाम्पल ब्यूना S। एडिशन पॉलीमर में हम लोग को टोटल ये 7 एग्जाम्पल जानना था। ब्यूना S में आपको बता दे कि इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का ये सब्स्टिट्यूट है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फ्लोर टाइल्स। इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फ्लोर टाइल्स, कॉमा टायर्स। ये बहुत ज्यादा इसका स्ट्रेंथ होता है ब्यूना S का। नेचुरल रबर के ही सब्स्टिट्यूट के रूप में इसको यूज करते हैं और
इसका जो मोनोमर्स है, इसका जो मोनोमर्स है वो दो है। एक है 1,3-ब्यूटाडाइईन, जो ब्यूना इन में था, 1,3-ब्यूटाडाइईन, और दूसरा है स्टाइरीन। स्टाइरीन है CH2 डबल बॉन्ड CH, और इससे जुड़ा हुआ है ये फिनाइल ग्रुप, ये है स्टाइरीन। तो स्टाइरीन और 1,3-ब्यूटाडाइईन अगर दोनों अगर बहुत सारा मिलेगा तो ब्यूना S बनेगा। ब्यूना इन का मोनोमर था 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक्राइलोनाइट्राइल, लेकिन इसका बताएं 1,3-ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन। अब देखिए इसको मिला के दिखाते हैं। अगर बहुत सारा 1,3-ब्यूटाडाइईन, अगर बहुत सारा 1,3-ब्यूटाडाइईन और बहुत सारा स्टाइरीन अगर आपस में जुड़ेगा तो बन जाएगा ब्यूना S। इसका स्ट्रक्चर है CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, और ये फिनाइल ग्रुप होल N। ये है ब्यूना S का स्ट्रक्चर। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप नहीं भी लिखना चाहें तो आराम से समझ सकते हैं, ब्यूना इन के जैसा ही है। ये चीज ब्यूना इन में था ही, केवल यहां पर CN लगा हुआ था, एक्राइलोनाइट्राइल, और इसमें केवल यहां पर फिनाइल लगा हुआ है, इसका नाम है स्टाइरीन। तो जैसे उसमें एक्सप्लेनेशन दिए हैं वैसे ही इसका एक्सप्लेनेशन होगा, केवल CN की जगह पे यहां पे फिनाइल ग्रुप है। तो ये हम लोग का एडिशन पॉलीमर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। सेकंड नंबर कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें लिखेंगे कि द पॉलीमर which is formed by the help of condensation reaction, the polymer which is formed by the help of condensation reaction is called condensation polymer। The polymer which is formed by the help of condensation reaction is called condensation polymer। देखिए जब एडिशन पॉलीमर पढ़ा रहे थे तो एक चीज बार बार बोलते थे कि कोई भी मोनोमर को अगर एडिशन रिएक्शन शो करना है तो क्या होना जरूरी है, तो बोलते थे कि उसमें प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर मल्टीपल बॉन्ड अगर है तब वो एडिशन रिएक्शन शो कर सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक उसी प्रकार से तो वो लाइन आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि अगर किसी को अगर कंडेंसेशन रिएक्शन शो करना है, किसी मोनोमर को अगर कंडेंसेशन रिएक्शन शो करना है तो क्या होना जरूरी है उसमें, तो उसमें उसको बाई फंक्शनल होना जरूरी है। मतलब एक मोनोमर में दो दो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहना चाहिए, चाहे तो सेम फंक्शनल ग्रुप दो बार हो और नहीं तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन दो दो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए।
मॉलिक्यूल शुड बी बाई फंक्शनल। जब तक वो बाई फंक्शनल नहीं रहेगा तो कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो कर सकता। तो खैर कंडेंसेशन रिएक्शन से जो पॉलीमर बनेगा उसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। और जो एग्जाम्पल हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं वो है नाइलॉन 66। नाइलॉन 66। तो पहले तो इसका मोनोमर्स लिखने जा रहे हैं कि नाइलॉन 66 का मोनोमर्स क्या है। तो जो पहला मोनोमर है वो है हेक्सामिथाइलिन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। नाइलॉन 66 का जो पहला मोनोमर है वो है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ये हुआ अमीन, ये हुआ हेक्सामिथाइलिन और फिर ये हुआ अमीन। मिथाइलिन हुआ CH2, ये 6 बार है CH2 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 CH2, ये हुआ हेक्सामिथिलीन। इधर भी फंक्शनल ग्रुप, इधर भी फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप है इसमें, दो बार NH2 है। तो हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। और दूसरा है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड COOH CH2 होल 4 COOH। देखिए ये बाई फंक्शनल है, दो बार फंक्शनल ग्रुप है। तो एडिपिक एसिड बहुत सारा मिलेगा, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन बहुत सारा मिलेगा, तो आपको नाइलॉन 66 बनेगा। ये नाइलॉन 66 का मोनोमर्स है। एक बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था कि व्हाट डज 66 रिप्रेजेंट्स इन नाइलॉन 66। व्हाट डज 66 रिप्रेजेंट्स इन नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 में ये 66 क्या है? तो इसका आंसर ये होगा कि ये 66 यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो दो मोनोमर है, इसका जो दो मोनोमर है, दोनों मोनोमर में 6 कार्बन एटम है। 6 कार्बन एटम इसमें भी है, 4 और ये देखिए 2, 6 कार्बन एटम इसमें भी है। तो लिखेंगे कि 66 represents that 66 represents that its both monomers 66 represents that its both monomers contain 6 carbon atoms, contain 6 कार्बन एटम्स। अब देखिए देखिए अभी आपको क्या किए, सबसे पहले तो पॉलीमर बताएं कि क्या है। स्टार्टिंग पॉलीमर बता दिए कि एक बड़ा मॉलिक्यूल है। कितना बड़ा मॉलिक्यूल? तो उसका मास बता दिए कि 10⁻³ से लेकर 10⁻7 के बीच में इसका मास होएगा। फिर बोले कि ये बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल को मोनोमर कहेंगे। मोनोमर जब पॉलीमर में चेंज होएगा तो रिएक्शन पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। फिर ये पॉलीमर का टाइप्स बताना स्टार्ट किए। तो ये पहला टाइप बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इसमें बोले कि 2 प्रकार का पॉलीमर है, एडिशन और कंडेंसेशन। अगर एडिशन रिएक्शन से पॉलीमर बन रहा है तो उसको बोलेंगे एडिशन पॉलीमर, और अगर कंडेंसेशन रिएक्शन से पॉलीमर बन रहा है तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया गया, 7 एग्जाम्पल दे दिया गया। और अब हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग को टोटल 3 एग्जाम्पल पढ़ना है। अभी सबसे पहला
एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं नाइलॉन 6,6, बोले कि इसका ये 2 मोनोमर है, हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड। अगर बहुत सारा हेक्सामिथिलीन डाइअमीन और बहुत सारा अगर एडिपिक एसिड आपस में कंबाइन करेगा तो बहुत सारा वाटर बाहर निकलेगा। कंडेंसेशन अगर होना है तो वाटर बाहर निकलना है, और उसके बाद बनेगा नाइलॉन 6,6 जिसका स्ट्रक्चर होगा NH CH2 NH CO CH2 CO। ये है नाइलॉन 6,6 का स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर कैसे लिखा गया, तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। ये जो हेक्सामिथिलीन डाइअमीन है इसको A मान लीजिएगा, और ये जो एडिपिक एसिड है इसको B मान लीजिएगा। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, पहले लिखना है A, फिर लिखना है B, फिर लिखना है A, फिर लिखना है B। अब ऐसे ऐसे ही आपस में जोड़ते चले जाना है, इसी तरीके से ऐसे आपस में जोड़ते चले जाना है। जोड़ के दिखाते हैं। बोले कि सबसे पहले दिखाएंगे A, तो लिख रहे हैं ये हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, फिर लिखेंगे B एडिपिक एसिड, फिर लिखेंगे A हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, फिर लिखेंगे B एडिपिक एसिड। देखिए मेरे पास बोर्ड बड़ा है इसीलिए हम इतना लिख रहे हैं, आपका कॉपी छोटा है तो आप केवल A और B लिख के डॉट 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 कर दीजिएगा, उसी से समझ जाइएगा। करना क्या है, इसको इससे जोड़ना है, ये बगल वाले से जुड़ेगा तो जब भी जुड़ेगा तो वाटर बाहर निकलेगा, इससे H इससे OH। फिर ये बगल वाले से जुड़ेगा तो OH H वाटर बाहर निकलेगा, फिर ये बगल वाले से जुड़ेगा H OH वाटर बाहर निकलेगा, ये इधर बगल वाले से जुड़ेगा तो OH बगल वाले का H बाहर निकलेगा, ये इधर वाले से जुड़ेगा तो इसका H अब बगल वाले का OH वाटर बाहर निकलेगा। क्योंकि कंडेंसेशन का मतलब कि अगर मिल रहा है तो वाटर बाहर निकल रहा है, एडिशन में कुछ बाहर नहीं निकलता। बनेगा क्या, तो पहले लिखेंगे NH, फिर क्या है तो CH2 फिर क्या है तो NH, फिर क्या है तो CO, फिर क्या है तो CH2 फिर क्या है तो CO। इस तरीके से A और B लिख दिए। अब फिर A आने लगा था तो अब A नहीं लिखेंगे, यहीं पर इसको ऐसे घेर के ऐसे N लिख देंगे। ये हो गया नाइलॉन 6,6 का स्ट्रक्चर। नाइलॉन 6,6 के बारे में बता दिए कि नाइलॉन 6,6 एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब जो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर का, वो है पॉलिएस्टर। लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, इतना पहले नोट कर लीजिए आप। देख लीजिएगा कि कुछ छूटे नहीं। वीडियो को आप बैक करके भी देख सकते हैं अगर कुछ छूटा हो तो एक एग्जाम्पल आपको बता दिए नाइलॉन 6,6।
अब दूसरा एग्जाम्पल बताने जो जा रहे हैं वो है पॉलीईस्टर। इसी को टेरिलीन भी कहते हैं, इसी को डेक्रोन भी कहते हैं। पॉलीईस्टर, टेरिलीन, डेक्रोन सब एक ही चीज है। सबसे पहले तो इसके मोनोमर्स में आए कि इसका मोनोमर्स कौन कौन है। तो इसमें भी दो मोनोमर है, एक है इथिलीन ग्लाइकॉल, एक है इथिलीन ग्लाइकॉल जो है HOCH2CH2OH। आप देख लीजिए बाई फंक्शनल है। और दूसरा टेरेपिथैलिक एसिड, टेरेपिथैलिक एसिड ये क्या है तो COOH बेंजीन, फिर उसके पारा पोजीशन पे COOH। ये है टेरेपिथैलिक एसिड, ये है इथिलीन ग्लाइकॉल। ये अगर बहुत सारा मिलेगा तो पॉलीस्टर बनेगा, या कहिए टेरिलीन बनेगा, या कहिए डेक्रोन बनेगा। तो इतना नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद फिर बताते हैं। चलिए अब दिखाते हैं पॉलीस्टर को बनते हुए। पॉलीस्टर का जो मोनोमर है इथिलीन ग्लाइकॉल, ये जब बहुत सारा, और ये टेरेपिथैलिक एसिड ये भी जब बहुत सारा आपस में कंबाइन करेगा तो पॉलीस्टर बनेगा। लिख रहे हैं कि बहुत सारा जब इथिलीन ग्लाइकॉल और बहुत सारा जब ये टेरेपिथैलिक एसिड कंबाइन करेगा तो पॉलीस्टर बनेगा। पॉलीस्टर का स्ट्रक्चर होगा OCH2CH2 OCO CO। ये पॉलीस्टर का स्ट्रक्चर है। ये कैसे बनेगा ये समझा दे। अगर इथिलीन ग्लाइकॉल को A मान ले और टेरेपिथैलिक एसिड को अगर B मान ले तो आपको करना क्या है, जैसे इसके पहले बताए हैं नाइलॉन 6 वाले में कि एक A लेना है, फिर एक B लेना है, उसके बाद फिर एक A लेना है, फिर एक B लेना है, फिर एक A लेना है। इसी तरीके से आपस में जोड़ते चले जाना है। तो क्या कर रहे हैं कि पहले एक A ले लिए, फिर एक B ले लिए, ये भी आपको पहले बता चुके हैं कि अगर आपके कॉपी में ये जगह ज्यादा नहीं हो तो यहीं पे डॉट 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 कर देना है। ये मान के चलना है कि A है, B है, इसके बाद फिर A है, इसके बाद B है। जोड़ने के लिए करेंगे क्या, ये वाटर को निकाल देंगे, एक का H एक का OH, वाटर बाहर निकलेगा। उसके बाद फिर यहां से OH, इसके बगल वाला जो होगा उसका H निकलेगा। जैसे अगर इसको अगर इधर वाले से जोड़ना है तो इसको H निकालें और उधर वाले का OH निकलेगा, तब वाटर बाहर निकलेगा। अब जैसे ही आप इसको वाटर बाहर निकाल के अगर बनाएंगे तो बनेगा OCH2CH2O CO बेंजीन ग्रुप और फिर CO। इसके बाद फिर A रिपीट करने लगेगा। तो आपको यहीं तक लिखना है
और ये वाला आपका पॉलिएस्टर का स्ट्रक्चर हो गया। कंडेंसेशन पॉलीमर में जो आपको अभी दो एग्जाम्पल बताए यही मेन है, एक है नायलॉन 6 और दूसरा है पॉलिएस्टर। एक जो तीसरा एग्जाम्पल अभी बताने जा रहे हैं वो आपको याद करना पड़ेगा, वो थोड़ा अलग पैटर्न का है। इस पैटर्न का नहीं कि आराम से समझ में आ जाए। जैसे एडिशन पॉलीमर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं था, आप डबल बॉन्ड को तोड़ते गए, सिंगल बॉन्ड बनाते गए और मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ते गए। कंडेंसेशन वाले में भी बाई फंक्शनल ग्रुप था, आप जोड़ जोड़ के वाटर को बाहर निकालते गए और ये आपस में जुड़ता चला गया। लेकिन जो तीसरा एग्जाम्पल है वो थोड़ा अलग है। थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे नायलॉन 6। थर्ड एग्जाम्पल है नायलॉन 6। इसका जो मोनोमर है उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। इसका स्ट्रक्चर है NH CO CH2 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 CH2, ये है कैप्रोलैक्टम। इसमें जैसे ही आप इसमें वाटर डालिएगा, जितना कैप्रोलैक्टम का मॉलिक्यूल है उसमें जैसे ही आप वाटर डालिएगा तो ये टूटेगा यहां से। यहां से टूटने के बाद बनेगा NH। अब देख लीजिए कि CH2 है 5 CH2 5 और फिर देख लीजिए CO, ये बनेगा। यही है नायलॉन 6। नाम में 6 इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। तो नायलॉन 6 का जो मोनोमर है वो है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम में देख लीजिए कि एक क्लोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें NH भी है और CO भी है। इसको करना क्या होता है कि जैसे ही इसमें वाटर डालते हैं तो ये चेन, मतलब ये रिंग इस तरीके से यहां से ब्रेक कर जाएगा और ये इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। यही है नायलॉन 6। आपका कंडेंसेशन पॉलीमर भी कंप्लीट हो गया। तो एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर में जितना एग्जाम्पल बता दिए वो आपको दिमाग में रखना है। अभी पॉलीमर एक तरीके से पढ़ाया गया, अब हम लोग दूसरे टाइप से पॉलीमर को पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉलीमर का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ मोनोमर। ऑन द बेसिस ऑफ kind of monomer, polymer is of two type. इसके पहले आप मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पे देखें। अब देखने जा रहे हैं कि पॉलीमर में मोनोमर कितने प्रकार का है। उसके आधार पे पॉलीमर दो प्रकार का, एक है होमोपॉलीमर और दूसरा है कोपॉलीमर। सबसे पहले जानेंगे होमोपॉलीमर के बारे में। वो पॉलीमर जिसमें केवल एक प्रकार का मोनोमर हो उसको हम लोग होमोपॉलीमर कहेंगे। द पॉलीमर विच हैज only one kind of monomer. The polymer which has only one kind of monomer is called homopolymer. Is called homopolymer.
बोले कि वो पॉलीमर जिसमें केवल एक प्रकार का मोनोमर हो उसको हम लोग होमोपॉलीमर कहेंगे। जैसे पॉलीइथीन केवल एक प्रकार का मोनोमर है, पीवीसी केवल एक प्रकार का मोनोमर है, नियोप्रीन केवल एक प्रकार का मोनोमर है। वैसा कोई भी पॉलीमर जिसमें केवल एक प्रकार का मोनोमर है उसको हम लोग बोलेंगे होमोपॉलीमर। दूसरा लिखेंगे कोपॉलीमर। वो पॉलीमर जिसमें दो प्रकार का मोनोमर है, लेकिन डेफिनेशन में लिखते हैं कि वो पॉलीमर जिसमें एक से ज्यादा प्रकार का मोनोमर है उसको हम लोग बोलेंगे कोपॉलीमर। द पॉलीमर which has more than one kind of monomer. The polymer which has more than one kind of monomer is called copolymer. इसका एग्जाम्पल लिखेंगे नाइलॉन 66, पॉलिस्टर। देखिए एक दफा यह भी क्वेश्चन आया हुआ था कि क्या कोपॉलीमर केवल कंडेंसेशन रिएक्शन से बन सकता है या एडिशन रिएक्शन से भी बन सकता है। तो दिमाग में रखेंगे कि कोपॉलीमर में ये जो को वर्ड लिखा हुआ है इसका कंडेंसेशन रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। कोपॉलीमर एडिशन रिएक्शन से भी बन सकता है। जैसे ब्यूना इन एडिशन रिएक्शन से बना है, ब्यूना एस एडिशन रिएक्शन से बना है। तो ये सब भी कंडेंसेशन सॉरी ये सब भी कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा प्रकार का मोनोमर हो। तो ये दो प्रकार से हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। एक पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन और एक पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ मोनोमर। मोनोमर के काइंड के आधार पे कि मोनोमर कितने प्रकार का है उस आधार पे पॉलीमर दो प्रकार का होता है, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। अब इसके बाद कॉपी पर हेडिंग दीजिएगा पहले बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। पहले आपको वही पॉलीमर मेरे द्वारा बोर्ड पर बताया जा रहा है जिसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आपको स्ट्रक्चर नोट्स से उतारने में अनकंफर्ट फील नहीं हो, क्योंकि वीडियो सेक्शन के जस्ट बगल में जो स्टडी मटेरियल का सेक्शन है उसमें एक फोल्डर बना के डाला हुआ है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर का। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का तो नोट्स पहले से उसमें डाल दिया गया था, अब उसमें पॉलीमर का भी नोट्स डाल दिए हैं। आप जब उसको नोट करिएगा तो आपको अनकंफर्ट फील नहीं हो, इसलिए जहां पे भी जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में लिखेंगे द पॉलीमर विच कैन बी the polymer which can be decomposed by microorganisms are called biodegradable polymer। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर
और इसका एग्जाम्पल है पहला PHBV और दूसरा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। दिमाग में रखेंगे कि ये एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, राइट टू एग्जाम्पल। तो ये दो एग्जाम्पल लिखे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का, एक है PHBV और एक है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। सबसे पहला बता रहे हैं PHBV। इसका पूरा नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। बात सुन लें, ये जो PHBV है उसका पूरा नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। इस PHBV का जो मोनोमर्स है, तो दो मोनोमर है। पहले का स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, ये पहले का स्ट्रक्चर लिखे, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और जो दूसरा है मोनोमर, उसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। देखिए माइंड में ये आता होगा कि इसका नाम ऐसे कैसे आ गया, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, और कैसे हमको ये मोनोमर्स याद है। तो बड़ा आसान है, ये देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा और उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा। तो यहां देखिए लिखा हुआ है बीटा हाइड्रोक्सी। पॉली मतलब कि जो पॉलीमर बना है वो किसके मिलने से बना है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, ये है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो कि आया है ब्यूटाइरिक एसिड से, मतलब 4 कार्बन के एसिड से। तो 1 2 3 4 कार्बन का एसिड है जिसके बीटा पर OH लिखा हुआ है, बीटा पर हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है। को कहने का मतलब कि कंडेंसेशन पॉलीमर बनाना है, इस मोनोमर को इस मोनोमर के साथ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करना है। तो ये मोनोमर क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा, उसके बगल में बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट मतलब वैलेरिक एसिड, 5 कार्बन का एसिड, 5 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम है वैलेरिक एसिड। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो इसका IUPAC नेम लिख दिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये दोनों मोनोमर है, ये दोनों अगर मिलेगा तो PHBV बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है जो होना चाहिए। बिना 2 फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं कर सकता है। अब अगर आपको इसका कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाना है तो पहले ये जो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप को एक इंड पर, एक फंक्शनल ग्रुप को एक इंड पर लिख के दिखाना होगा। जैसे लिखा हुआ है OH, तो लिख दिए OH। OH जुड़ा CH से, CH से जुड़ा हुआ है CH3 और CH से जुड़ा हुआ है CH2COOH, CH2COOH। ये हो गया पहला वाला मोनोमर। अब ये मिल रहा है बहुत सारे इससे, ये भी है OH, OH जुड़ गया CH से, CH से जुड़ा हुआ है ये C2H5, C2H5, इससे जुड़ा हुआ है CH2COOH। जब ये बहुत सारा और ये बहुत सारा अगर आपस में मिलेगा तो वाटर भी बाहर निकलेगा।
यहां से निकलेगा H और यहां से निकलेगा OH, फिर यहां से OH और यहां से H, मतलब एक को A माने एक को B माने, फिर A फिर B फिर A फिर B, और बोले कि वाटर निकालते जाना है। बनेगा क्या? तो O CH CH3 CH2 CO, उसके बाद O CH C2H5, फिर CH2 CO। ये जो स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है बोर्ड पे, यही है PHBB का स्ट्रक्चर, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ये आपका पहला है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम लोग को दो जानना है, एक आपको बता दिए, अब दूसरा बताने जा रहे हैं। दूसरा लिखेंगे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। दूसरा बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर है वो है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, इसके मोनोमर्स को लिखते हैं। इसका भी दो मोनोमर है, एक का नाम है ग्लाइसिन, फॉर्मूला है NH2 CH2 COOH। यह है ग्लाइसिन। सिंपल सा बात है, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, दो कहने का मतलब कि इसमें दो कार्बन है, और जो दूसरा मोनोमर है उसमें 6 कार्बन है। दूसरे मोनोमर का नाम है अमीनो कैप्रोइक एसिड। अमीनो कहने का मतलब NH2, कैप्रोइक एसिड कहने का मतलब कि 6 कार्बन का एसिड। 6 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम होता है कैप्रोइक एसिड। इसमें भी देख लीजिए, दो फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन से गुजरेगा। तो बहुत सारे ग्लाइसिन को लिए, और बहुत सारे अमीनो कैप्रोइक एसिड को लिया। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बहुत सारा वाटर भी बाहर निकलेगा। यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, फिर OH, अब बगल वाले का H, तो बना क्या? NH CH2 CO, फिर NH, CO के बाद फिर NH CH2 होल 5, और उसके बाद फिर CO। ऐसा ऐसा बार बार रिपीट करेगा। यही है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो जो स्ट्रक्चर है वो सारा स्ट्रक्चर आपको बता दिया जा रहा है। अभी आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे पॉलीमर का अगले तरीके से, थर्ड तरीके से क्लासिफिकेशन। पॉलीमर को तीसरे तरीके से क्लासिफाई करना, वो है सोर्स के बेसिस पे, कि पॉलीमर को ऑब्टेन कहां से किए हैं। एक देखें मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पे, उसके बाद फिर देखें उसमें जो मोनोमर्स है उसके आधार पे, डिकम्पोज करने के आधार पे, और अब हम लोग देख रहे हैं सोर्स के आधार पे कि पॉलीमर को ऑब्टेन कहां से कर रहे हैं। तो लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स,
on the basis of source polymer is of three type. On the basis of source polymer is of three type. एक है नेचुरल पॉलीमर, एक है सिंथेटिक पॉलीमर, और एक है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। बोले कि सोर्स के आधार पे पॉलीमर तीन प्रकार का है, कि पॉलीमर को आप ऑब्टेन कहां से कर रहे हैं, इस आधार पे पॉलीमर तीन प्रकार का है, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में जानेंगे कि वो पॉलीमर जो प्लांट और एनिमल से डायरेक्ट ऑब्टेन हो रहा है। द पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम the polymer which is obtained from plants and animals. The polymer which is obtained from plants and animals are called natural polymer. वो पॉलीमर जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड हो उसको हम लोग नेचुरल पॉलीमर कहेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होता है, तो ये सब नेचुरल पॉलीमर है। अब ऐसा नहीं कि ये लिख दिए और इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं जानना है, इसका स्ट्रक्चर भी जानना है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाई होगा ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब का स्ट्रक्चर भी देख पाएंगे। तो अभी एक बताएं नेचुरल पॉलीमर, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर देखेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर में जानेंगे कि मैन मेड पॉलीमर्स, मैन मेड पॉलीमर्स are called synthetic polymer। वो पॉलीमर जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया, मतलब नेचर से ऑब्टेन नहीं हो रहा है, जैसे पीवीसी प्लास्टिक हो गया या पॉलीइथीन हो गया, जो हम लोग के द्वारा बनाया जा रहा है उसको बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। एक होता है सेमी सिंथेटिक, मतलब सिंथेटिक मतलब मैन मेड तो है, सेमी लग गया मतलब कि उसमें कुछ प्लांट प्रोडक्ट भी मिला हुआ है। तो जान जाइए कि प्लांट का एक प्रोडक्ट है सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार का होता है, एक होता है स्टार्च, एक होता है शुगर, एक होता है सेल्यूलोज। तो प्लांट में सेल्यूलोज पाया जाता है। अगर आप कोई पॉलीमर बना रहे हैं सेल्यूलोज मिला के, अगर आप कोई पॉलीमर बना रहे हैं सेल्यूलोज मिलाकर, तो उसको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। एक फैब्रिक होता है रेयन और एक फैब्रिक होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये सब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। आप कोई इन्वेलप देखते होंगे, कागज का इन्वेलप, जिसमें धागा धागा पूरा लगा रहता है, पूरा लगेगा कि अंदर की कपड़ा लगा हुआ है जैसा, तो वो जो कपड़ा है वो सेमी सिंथेटिक फैब्रिक है, मतलब कंप्लीट सिंथेटिक नहीं है, उसमें सेल्यूलोज मिला हुआ है, प्लांट प्रोडक्ट उसमें मिला हुआ है। तो ऐसे फैब्रिक को हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे पॉलीमर विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ सेल्यूलोज आर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसका एग्जाम्पल है रेयन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, etc।
अब हम लोग जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर के आधार पे करने जा रहे हैं। सोर्स के आधार पे कर दिए, अब स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर 3 प्रकार का होता है, लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर इज ऑफ 3 टाइप। स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर 3 प्रकार का। एक हुआ लीनियर पॉलीमर, एक हुआ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, एक हुआ क्रॉस लिंक पॉलीमर। बोले स्ट्रक्चर के आधार पे पॉलीमर 3 प्रकार का, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। पहले ये देख लीजिए कि लीनियर पॉलीमर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर को। क्रॉस लिंक पॉलीमर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप पॉलीइथीन पढ़ते थे तो उसमें क्या था कि इस तरीके से चलते जा रहा है, इस तरीके से चलते जा रहा है, जिसमें लॉन्ग चेन रहता है कार्बन का केवल, वो होता है लीनियर पॉलीमर। जिसमें कहीं कहीं ब्रांच निकला हुआ हो उसको बोलते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। और जिसमें 2 चेन जुड़ जाता था, क्रॉस लिंक बन जाता था, जैसे वल्कनाइज्ड रबर में, तो वो होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। मेन सिंबल इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसको आप सिंबलाइज करते हैं। अब डेफिनेशन लिखेंगे लीनियर पॉलीमर में, द पॉलीमर विच हैज लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ये हो गया लीनियर पॉलीमर। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर में लिखेंगे द पॉलीमर which has linear chain having some branches। मतलब चेन तो इसमें भी है, ब्रांच लगा हुआ कहीं कहीं। इसमें लिखेंगे द पॉलीमर which contain strong covalent bond between various linear polymer। जो लीनियर पॉलीमर है उसके बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड अगर बन गया है तो वो हो गया क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। एक क्लासिफिकेशन, आखिरी क्लासिफिकेशन और है, और वो है
ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेज। जैसे पॉलीमर अगर है तो उसमें तो बहुत सारा मोनोमर है, अब मोनोमर के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, उस आधार पे पॉलीमर 4 प्रकार का होता है। लिखेंगे आखिरी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेज। मतलब पॉलीमर में तो बहुत सारा मोनोमर्स है, तो मोनोमर के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है उस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेज पॉलीमर इज ऑफ 4 टाइप। पहला है इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और चौथा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। देखिए जितना नोट्स में है सारा चीज आपको पढ़ा दिया गया है, लेकिन आप नोट्स अच्छे से नोट्स को भी आप पढ़िए, रीडिंग डालिए, इसीलिए एक टॉपिक छोड़ दे रहे हैं ताकि आप नोट्स भी बढ़िया से रीडिंग डालिए। एक प्रकार का क्लासिफिकेशन आप नोट्स से अच्छे से पढ़ लीजिए कि मॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे पॉलीमर को 4 प्रकार का बांट दिया गया है। ये आपको लिखवा दिए हैं इलास्टोमर, जिसमें सबसे कमजोर फोर्स लग रहा है, वीकेस्ट फोर्स। जो 4 पॉलीमर को फोर्स के आधार पे बांटा गया है, तो सबसे कमजोर फोर्स जिस पॉलीमर में लग रहा है उसको इलास्टोमर बोलेंगे, और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसमें लग रहा है उसको फाइबर बोलेंगे। ये उन दोनों के बीच का है, इन दोनों के बीच का। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर उस पॉलीमर को कहेंगे जिसको आप दोबारा पिघला के नया नया शेप में चेंज कर सकते हैं, रिमाउल्ड कर सकते हैं बार बार। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर उस पॉलीमर को कहेंगे जो एक बार जिस रूप में सेट हो गया, अब आप उसका शेप फिर आप बदल नहीं सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट प्लास्टिक, बेकेलाइट, जिसका यूज है इलेक्ट्रिक स्विच और स्विच बोर्ड बनाने में। इसको आप चाहिएगा इलेक्ट्रिक स्विच को या स्विच बोर्ड को, आप चाहिएगा पिघलाना इलेक्ट्रिक स्विच को, तो आप उसमें आग अगर लगाइएगा तो वो जल के राख हो जाएगा, लेकिन वो पिघलेगा नहीं। तो ये दिमाग में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड बेकेलाइट प्लास्टिक से बनता है। इसका मोनोमर होता है फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। ये दोनों है इसका मोनोमर्स। किसका? तो बेकेलाइट प्लास्टिक का। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर में है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर उसको बोलेंगे जो एक बार सेट हो गया, जिस रूप में सेट हो गया, आप उसको दोबारा रिमाउल्ड नहीं कर सकते हैं। और थर्मोप्लास्टिक को कैन बी रिमाउल्डेड अगेन एंड अगेन। इसके एग्जाम्पल में पीवीसी, पॉलीइथीन, ये सब आ सकता है। तो इसको अच्छे से आप अब रीडिंग डाल लेंगे नोट्स को। सारा आपको नोट्स समझा दिया गया है। पूरा स्ट्रक्चर पे अपना कमांड करिए। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पॉलीमर। अब इसके बाद जो चैप्टर चालू होगा वो होगा बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, एनफ फॉर द डे।